अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चूँकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम इन्फ्लेशन काज और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हमने इस इन्फ्लेशन का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आपको जो काजेज़ बता दिए थे वो हमने 4 काज बता दिए थे। डिमांड पुल, एक्सेस ग्रोथ इन मनी सप्लाई, कॉस्ट पुश और इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। चूँकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इस पे ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। आज हम क्लास में जिस कॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन का वो है एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई। यानी कि मनी सप्लाई की एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, हम आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे हमने बात की है कल, यानी लास्ट लेक्चर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसका मेन काज जो होता है वो एग्रीगेट एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड है। और जहाँ हम एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई की बात करते हैं, इस पे जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, यानी कि मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले इकोनॉमिस्ट, और उनका खासकर जो है वह है मिल्टन फ्रेडमैन। IED है, FREDMAN, मिल्टन फ्रेडमैन मॉनेटरिस्ट का एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है। उनका फोकस जो है काज ऑफ इन्फ्लेशन, चूँकि फ्रेडमैन भी कहता है कि जो इन्फ्लेशन का जो रीज़न है, काज है या इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है, लेकिन वो उस डिमांड पुल का जो फैक्टर करार दे रहा है, यानी कि फ्रेडमैन की नज़दीक जो एक्सेसिव मनी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकती है। अगर हम यहाँ देखेंगे जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इमरजेंस ऑफ एक्सेस डिमांड है एंड द रिजल्टेंट ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। यानी कि उनका मानना है कि जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड जो हो रही है और उसके नतीजे में जो एक्सेस डिमांड की वजह से जो हमने कल भी पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से, इस एक्सेस डिमांड की वजह से जो रिजल्टेंट राइज इन प्राइसेस जो हो रहा है, मॉनेटरिस्ट्स कहते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई की वजह से हो रहा है। मनी सप्लाई की वजह से एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है, एक्सेस डिमांड की वजह से राइज इन प्राइस क्यों हो रहा है, और इस राइजिंग प्राइस का मतलब है इन्फ्लेशन। तो फिर ये कैसे हो रहा है, सब अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा लोग तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिसके पास कम पैसे है वो कम डिमांड करेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा डिमांड करेगा। जब सारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में सारी इकोनॉमी में इंक्रीज़ होगी तो फिर सारी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब हम सारी इकोनॉमी की डिमांड की बात करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड है। जब वो एग्रीगेट डिमांड या सिंपल जो हम यहाँ टर्म इस्तेमाल करते हैं डिमांड, वो एक्सेस हो जाएंगी, वो यानी कि वो ज़्यादा होगी। एक्सेस मीन वो ज़्यादा होगी। ये किससे एक्सेस होगी, सप्लाई से। जब ये एक्सेस डिमांड होगी तो फिर इस डिमांड के नतीजे में जो रिजल्टेंट इसका नतीजा क्या होगा, जो प्राइसेस जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। यानी कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड या डिमांड जो है वो एक्सेस होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। यानी इनकी जब प्राइस होंगे वही तो इन्फ्लेशन है। यानी कि यहाँ मॉनेटरिस्ट्स का मानना है कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो बढ़ रही है वही जो है इन्फ्लेशन का जो असल काज है, क्योंकि इस मनी सप्लाई की बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो एक्सेस हो रही है। मॉनेटरिस्ट्स का मानना है जो एक्सेस सप्लाई ऑफ रियल मॉनेटरी बैलेंसेस रिजल्ट्स इन, यानी कि जो मॉनेटरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो एक्सेस सप्लाई रियल मॉनेटरी बैलेंसेस एक्सेस सप्लाई का मानी क्या है, यानी कि जो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मनी सप्लाई क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है इकोनॉमी में। इसके नतीजे में क्या होता है, जब हमने पहली पॉइंट भी बताया था कि मनी सप्लाई की इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सेस डिमांड हो रहा है, यहाँ भी मॉनेटरिस्ट हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सेस मनी सप्लाई हो रही है, यानी कि एक्सेस सप्लाई ऑफ रियल मॉनेटरी बैलेंसेस, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ होगी, क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब ज़्यादा पैसा होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसे होने की वजह से। मॉनेटरिस्ट इसके साथ हमें यह कह रहे हैं कि जो देयर इज़ नो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट then extra money supply. If there is no proportionate increase in output, then extra money supply leads to excess demand and services. This cause inflation to rise. यानी कि मॉनेटरिस्ट्स हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज मनी सप्लाई, लेकिन अगर इस मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो आउटपुट है, क्या है आउटपुट इकोनॉमी में,
अगर ये आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, अगर ये आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जो मनी सप्लाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड विल बी इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, या इन शॉर्ट जो डिमांड होगी, डिमांड विल बी इन एक्सेस ऑफ सप्लाई, यानी कि जब मॉनेटरी बैलेंस यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर इस एक्स्ट्रा मनी जो इकोनॉमी में आएगी उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि वो इंक्रीज नहीं होगी, आउटपुट इंक्रीज नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब कि जो आउटपुट सेम है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? वो ज़्यादा है। तो फिर जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई सेम रहेगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर उसका अल्टीमेट प्रेशर किस पे आएगा? प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा। प्राइसेस पे प्रेशर बढ़ने का नतीजा क्या होगा? प्राइसेस पर प्रेशर होने का नतीजा यही है कि प्राइसेस शूट अप करेंगे। क्या होगा? यानी कि प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगे? वो इंक्रीज होंगे, और इस इंक्रीज इन प्राइसेस को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी यही कि इन्फ्लेशन कॉज होगा, यानी इन्फ्लेशन इसका नतीजा होगा, राइज इन प्राइसेस होगा। समझ आ रहा है बेटा? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक और इक्वेशन में हमें मॉनेटरी से समझा रहे हैं कि जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से क्या होगा? जो आप यहाँ देख रहे हैं एमएस, इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस सप्लाई ऑफ रियल कैश बैलेंसेस, यानी कि जो रियल कैश बैलेंसेस इकोनॉमी में होगी वो क्या होगा? रियल कैश बैलेंसेस वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मनी सप्लाई जब बढ़ रही है तो रियल कैश भी बढ़ेगा। रियल कैश बैलेंसेस जो के पी है, जब ये रियल कैश बैलेंसेस, सप्लाई ऑफ रियल कैश बैलेंस इकोनॉमी बढ़ जाएगा, तो उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइसेस, क्योंकि जब मनी सप्लाई, आप यहाँ हाँ इस इक्वेशन को देखिए, समझिए आप, जो अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट किस पे आएगा? रियल कैश बैलेंसेस। रियल कैश बैलेंसेस का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड, जो आप एरो इसको ऊपर देख रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो फिर इसका प्रेशर किस पे आएगा? प्राइसेस पे। प्राइस का रिजल्ट क्या होगा? प्राइस शूट अप करेंगे, यानी प्राइस राइज होंगे। प्राइस क्या होंगे? प्राइस विल राइज। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है मिसिंग है, वो क्या है? वो है आउटपुट। वो है आउटपुट। अगर मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से आउटपुट भी बढ़ेगा उतना ही जितना मनी सप्लाई बढ़ रही है, एक ही रेट में प्रोपोर्शनेटली, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्राइसेस पे। लेकिन जब ये आउटपुट मिसिंग है, यहाँ आप कहीं आउटपुट देख रहे हैं नहीं ना, इसका मतलब कि आउटपुट मिसिंग है। आउटपुट यानी कि हम इकोनॉमी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? अदर थिंग्स रिमेन्स सेम। अदर थिंग्स रिमेन्स सेम, यानी कि आउटपुट सेम रहता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी, सप्लाई सेम है, आउटपुट सेम है, तो अल्टीमेट प्रेशर जिस पे आएगा वो किस पे आएगा? वो प्राइसेस पे आएगा, यानी कि प्राइसेस पे प्रेशर आने के नतीजे में प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ समझना है। अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिटरमाइंड बाय, यानी कि दो चीज़ें हमने यहाँ दिखाई है, दो चीज़ों की वजह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है चेंज इन प्राइसेस ड्यू टू प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, रेट ऑफ चेंज, यानी कि ये है टोटल चेंज इन प्राइसेस, ये है ओरिजिनल प्राइस। लेकिन जब हम इस चेंज इन प्राइस डेल्टा पी डिवाइड बाई पी देंगे तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। रेट ऑफ चेंज इन प्राइस मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यह चीज़ आपको समझना, क्योंकि पी रेफर्स टू प्राइसेस, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। इस चीज़ को आप यहाँ समझिए, क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा पी लिखा है, हाँ हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है। या आप चीज़ समझिए कि रेट ऑफ चेंज इन प्राइस मीन्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है या रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस जो है वो दो चीज़ों पे यहाँ इसका दारोमदार इन्हिसार है, यानी कि डिपेंडेंट दो चीज़ों से इसकी वो डिटरमाइन हो रहे हैं। यहाँ जो ग्रोथ इन एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई के फैक्टर में है। इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस या रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो किस पे डिपेंडेंट है? एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में, यानी कि ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। एक किस पे है? ग्रोथ इन मनी सप्लाई, यानी कि यह है रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई, रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई, रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई।
और दूसरा क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ इन आउटपुट, रेट ऑफ ग्रोथ इन आउटपुट यानी ये है रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई, डेल्टा एम एस यानी मनी सप्लाई डिवाइड बाई ओरिजिनल मनी सप्लाई, यानी कि डेल्टा एम एस मीन चेंज इन मनी सप्लाई कितनी हुई है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मनी सप्लाई। तो फिर इससे हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई। यह है यहाँ रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई, इस पे रेट मिस हुआ है या टाइप नहीं हुआ है मिस, यहाँ ये रेट है लेकिन यहाँ आप रेट लिखना क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि यह है रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई। और दूसरा फैक्टर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई वाई यानी कि डिवाइड बाई ओरिजिनल आउटपुट। तो चेंज इन आउटपुट कितनी हुई है डिवाइड बाई ओरिजिनल आउटपुट, तो फिर इससे क्या हम निकालेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, क्योंकि हम इसको रेट यहाँ निकालते हैं। तो फिर किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, यानी कि इन दोनों पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है। आप फिर यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं, इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है v वो कांस्टेंट रहेगा या k जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स। इस चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो फिर हम इसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्या है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एमोनी, किसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एमोनी चेंज हैंड्स, ये हम उसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। और जो इसकी इक्वेशन है कि डेल्टा पी बाई पी क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो किस पे डिपेंड है, मनी सप्लाई माइनस, यानी कि उसको हम माइनस करना है आउटपुट। क्योंकि माइनस क्यों करना है, ये बात आपको याद रखना है। जो चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ या रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो है चेंज इन मनी सप्लाई माइनस चेंज इन आउटपुट। क्योंकि जब हमने ऊपर देखा है कि इन्फ्लेशन को हमने पढ़ा, हमने उसका इफेक्ट जो प्राइस पे देखा, हमने आउटपुट को मिसिंग पाया, हमने कहीं आउटपुट का नहीं पाया। जो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर आउटपुट भी उतना ही इंक्रीज होगा तो फिर मनी सप्लाई जो चेंज इन मनी सप्लाई और चेंज आउटपुट सेम होगा, तो फिर क्या आएगा, ये जीरो आएगा ना। इसका मतलब कि प्राइसेस का जो इफेक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई और आउटपुट जो है, रेट ऑफ मनी सप्लाई जो है और रेट ऑफ आउटपुट जो है वो सेम है, यानी कि इसको हम इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि मनी सप्लाई के इंक्रीज में और आउटपुट के इंक्रीज में कितनी फ़र्क रह गई है। अगर चेंज इन मनी सप्लाई और चेंज इन आउटपुट सेम रहेगा, यानी कि तो फिर इसका मतलब कि ये नेट उनकी डिफरेंस होगी, चेंज इन मनी सप्लाई और चेंज इन आउटपुट जो होगी उसकी डिफरेंस जो है वो जीरो आएगी। जब जीरो आएगी तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी जीरो होगी। लेकिन अगर चेंज इन मनी सप्लाई ग्रेटर देन है चेंज इन आउटपुट, तो फिर इसका मतलब कि जीरो से ज़्यादा आएगा ना, ग्रेटर देन जीरो, तो फिर इसका मतलब कि प्राइसेस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन में पॉजिटिव इंक्रीज होगी। क्या होगी, पॉजिटिव इंक्रीज प्लस। अगर चेंज इन मनी सप्लाई कम है लेकिन चेंज इन आउटपुट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कि इन दोनों की जो नेट रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा माइनस। इसका मतलब कि जो इन्फ्लेशन नहीं हो रही है बल्कि डिफ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में, इस चीज़ को आप समझना है। यानी कि यहाँ इस सारी इक्वेशन पे हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इस सारी इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके साथ जो एक्सटेंट ऑफ प्राइस लेवल इंक्रीज डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि जो प्राइस लेवल का इंक्रीज होना किस हद तक ये इंक्रीज होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, किस पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसके या किस पे, एग्रीगेट आउटपुट। यानी कि जो आउटपुट असल में है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या एग्रीगेट आउटपुट, जो टोटल आउटपुट या सप्लाई जो है वो हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया कि ये सेम रहता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। यहाँ कहते हैं कि जो प्राइस लेवल किस हद तक इंक्रीज होगी, ये किस पे डिपेंड है, इलास्टिक सप्लाई या एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि इलास्टिक सप्लाई कितनी होगी या एग्रीगेट आउटपुट इकोनॉमी कितना होगा, तो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्राइस लेवल कितनी इंक्रीज होगी। यानी अगर मनी सप्लाई के बढ़ने से आउटपुट भी उतना ही बढ़ेगा, इसका मतलब कि आउटपुट बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, इलास्टिक सप्लाई बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो फिर प्राइस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आउटपुट सेम रहेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका डायरेक्ट प्रेशर किस पे पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड पे, और डिमांड की वजह से किस पे प्रेशर आएगा, प्राइसेस पे, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस लेवल। फिर देखते हैं कि व्हेन ग्रोथ इन मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन ग्रोथ इन आउटपुट, अभी मैं आपको यही बता रहा था, व्हेन ग्रोथ इन मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन ग्रोथ इन आउटपुट द रिजल्ट इज एक्सेस डिमांड, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है, आउटपुट सेम है, आउटपुट कम ही बढ़ रहा है, यानी कि आउटपुट सेम रहेगा, मनी सप्लाई तो बढ़ रही है, मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि मोर
मोर मनी विद पीपल, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। कॉमन सेंस है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो वो क्या करेंगे, दे विल हैव एक्सेस डिमांड। क्या होगी, एक्सेस डिमांड, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज, उनकी डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज, दे विल इंक्रीज देयर डिमांड। तो जब इंक्रीज उनकी डिमांड होगी लेकिन आउटपुट जो है ना, सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ रही है, सिर्फ डिमांड ही बढ़ रही है, तो फिर इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, विच विल कॉज राइज इन प्राइसेस। और राइज इन प्राइस इसका मतलब कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इंक्रीज की होने की वजह से प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, और प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। जब इंक्रीज इन डिमांड रीज़न है तो फिर ये कौन सी इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि यहाँ मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट सेम, जो जब सेम रहता है तो फिर इन्फ्लेशन कौन सी होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कैनीज सेज इमरजेंस, सॉरी ये इमरजेंस है, यहाँ स्पेलिंग एरर हुआ है। कैनीज सेज इमरजेंस ऑफ एक्सेस डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विच इंडिपेंडेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कैनीज जो कहता है कि जो एक्सेस डिमांड हो रहा है वो किसकी वजह से है, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, चाहे मनी सप्लाई कम हो ज़्यादा हो, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे, चाहे नफ़ा होगा नुकसान होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, वो होते हैं एक ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। और उसकी वजह से, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की वजह से जो इंडिपेंडेंट ऑफ मनी सप्लाई एक्सेस डिमांड हो रहा है, सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ एरर है, ये है EXCESS, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ, EXCESS, एक्सेस, यानी कि ज़्यादा डिमांड हो रही है, किसकी वजह से, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की वजह से, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है एज पर कैनीज। लेकिन अगर हम फ्रेडमैन की बात करें, फ्रेडमैन जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहता है, इन्फ्लेशन कॉज बाय प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इंक्रीज इन मनी सप्लाई देन इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि जो चेंज इन मनी सप्लाई है, चेंज इन मनी सप्लाई है, यानी कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने से, बढ़ने से ज़्यादा मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई ज़्यादा है प्रोपोर्शनेटली किससे, आउटपुट से, इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन है। ये आप समझ आ रहा है बेटा, यानी कि फ्रेडमैन क्या कहता है कि इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जब इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन किससे, सप्लाई, सॉरी ग्रेटर देन इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, इंक्रीज इन यानी कि एग्रीगेट आउटपुट या चेंज इन आउटपुट से ज़्यादा है। यहाँ फिर भी थोड़ा स्पेलिंग एरर हुआ है इस इन दो पॉइंट्स में, यहाँ ये है THEAN, ये है AO, THEAN, देन द इंक्रीज इन आउटपुट। तो यानी कि इस फ्रेडमैन जो है वो कहता है कि जब प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इंक्रीज हो मनी सप्लाई में देन मनी एग्रीगेट आउटपुट, तो फिर उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो रही है। लेकिन जो ये कैनीज जो है, कैनीज और जो फ्रेडमैन है, यानी कि दोनों जो है उनके कहने के मुताबिक, उनकी थीसिस और उनकी थ्योरी के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, डिमांड पुल। लेकिन कैनीज का पर्सपेक्टिव अलग है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हवाले से, फ्रेडमैन का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन दोनों इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है ये डिमांड पुल, क्या है, डिमांड पुल। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कॉज ऑफ इन्फ्लेशन का दूसरा जो टाइप है, एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई, वो डिस्कस किया है। और आप इंशाल्लाह जो ये थर्ड इसका रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो इस लेक्चर इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो हमारी इसी ऐप पे चल रही है, टेस्ट सीरीज़, आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमने बहुत मिनिमम चार्जेस इस पर रखे हैं, और टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप इस क्लास की चैट बॉक्स में देख सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको हर इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।